संहिता ज्योतिष में वृष्टि विचार के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कर्म पर ही आश्रित है। कृषि कार्य के लिए वर्षा जल की आवश्यकता होती है। उसके साथ ही भूगर्भ में स्थित जल की उपलब्धता भी वर्षा पर ही आधारित होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने वर्षा के पूर्वानुमान के लिए मेघों की संरचना, उनकी उत्पत्ति का काल, दिशा और ग्रह नक्षत्रों की युति आदि का गंभीर विवेचन संहिता ग्रंथों में किया है। इसी प्रकार वर्षा में मेघों के साथ साथ वायु का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वायु ही मेघों की वाहक होती है तथा वर्षा किस क्षेत्र में होगी इसका निर्धारण वायु के आधार पर ही होता है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वर्षा के ज्ञान के लिए 5 अवयवों पर ध्यान दिया जाता है: वायु, मेघ, ग्रहचार, भूमि और सदोवृष्टि लक्षण। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गति और ग्रह स्थितियों के आधार पर कई वर्षों पूर्व ही वर्षा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साक्षी भारतीय पंचांग है। यद्यपि वर्षा के पूर्वानुमान की भविष्यवाणियों में कुछ त्रुटियां भी दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु यह त्रुटियां सदोवृष्टि लक्षण के कारण अधिकतर होती है जिनका हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। सदोवृष्टि लक्षण में उन तथ्यों को रखा जाता है जिनका प्रभाव तत्काल पड़ता है तथा ऐसी उत्पन्न स्थितियों से प्राकृतिक अवस्था में तत्काल परिवर्तन हो जाता है। वर्षा के कारण सूर्य की ऊष्मा से पृथ्वी पर स्थित जल वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है, जिसे कि इवेपोरेशन कहते हैं। फिर वायु की गति और ऊंचाई के साथ और तापमान में कमी होने पर, अर्थात चंद्रमा रश्मियों की शीतलता के कारण वाष्पित जल आर्द्र हो जाता है और यह आर्द्र वाष्प मेघों में समाहित हो जाते हैं और जिससे मेघों में संघनन की क्रिया आरंभ होती है, जिसे क्लाउड कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मेघ गर्भ धारण कहा जाता है। जितनी अनुकूल वायु होती है उतना ही मेघों में संघनन होता है और वर्षा होती है। सूर्य व चंद्र मंडल की विशिष्ट स्थितियों के कारण प्रकृति में परिवर्तन होता है, जिसका परिणाम वायु और मेघों पर पड़ता है, जो कि वर्षा के मुख्य घटक होते हैं। अब वर्षा के पूर्व अनुमान के लिए ज्योतिषीय सूत्र क्या क्या होते हैं? सूर्य सिद्धांत व अन्य पराशर ग्रंथों में ज्योतिषीय सूत्र प्राप्त होते हैं जिनसे वर्षा का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जिस संवत्सर में वर्षा का ज्ञान करना हो उस संवत्सर का राजा, मंत्री और मेघ का साधन करना पड़ता है। आजकल पंचांगों से वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जाता है। पंचांगों में वर्षेश का साधन किया जाता है। जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है उस दिन का स्वामी पंचांगों में वर्षेश माना जाता है। इसी प्रकार पंचांग में मंत्री का आनयन किया जाता है। जिस दिन मेष संक्रांति होती है उस दिन के स्वामी को मंत्री माना जाता है। मेघेश उस दिन का स्वामी होता है जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र आरंभ होता है। इस प्रकार सभी पंचांगों में मकरंद सारणी के अनुसार वर्षपति, मंत्री और मेघेश का आनयन किया जाता है। वर्षेश के अनुसार वर्षा निर्धारण के नियम: यदि वर्षेश सूर्य हो तो सामान्य वर्षा होगी, वर्षेश चंद्रमा हो तो भयंकर वर्षा होगी, वर्षेश मंगल हो तो मंद वर्षा होगी, वर्षेश बुध हो तो उत्तम वर्षा होगी, मेघेश बृहस्पति हो तो सुंदर वर्षा होगी, मेघेश शुक्र हो तो उत्तम वर्षा होगी और मेघेश शनि हो तो पृथ्वी वर्षा रहित रहती है, अर्थात पृथ्वी धूल से परिपूर्ण रहती है। इसी प्रकार मेघों के भी कई प्रकार बताए गए हैं। इनमें से 4 मेघों के प्रकार वर्षा करने वाले होते हैं। जैसे आवर्त मेघेश हो तो क्षेत्र विशेष में वर्षा होती है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में ही वर्षा होती है। संवर्त मेघेश हो तो वर्षा सब जगह होती है। पुष्कर मेघेश हो तो बहुत ही कम वर्षा होती है। द्रोण मेघेश हो तो अतिवृष्टि होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। किसी भी वर्ष में वर्षा का माप करने के लिए प्राचीन काल में आढ़क नाम का मान प्रचलित था, जबकि आजकल वर्षा को हम मिलीमीटर में नापते हैं। इंद्र देवता जब वर्षा करते हैं तो वे वर्षा का 10 भाग समुद्र में, 6 भाग पर्वतों पर और 4 भाग पृथ्वी पर वर्षा करते हैं। वाराह में जल मापन की विधि बतलाते हुए लिखते हैं कि 1 हाथ व्यास वाले और 1 हाथ गहरे वृत्ताकार कुंड में
50 पल तुल्य जल समाता है। 50 पल एक आढ़क के बराबर होता है और 4 आढ़क एक द्रोण के बराबर होते हैं। अब हम भिन्न भिन्न महीनों में वर्षा का पूर्व अनुमान ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। माघ मास में वर्षा का ज्ञान। माघ मास फरवरी मार्च में आता है। यदि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वर्षा हो या मेघ दिखाई दे तो उस वर्ष अच्छी बारिश होती है तथा सभी प्रकार के अन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार माघ मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को स्वाति नक्षत्र का योग होने पर यदि प्रचंड वायु और जलपूर्ण मेघ हो तो कार्तिक मास के अंत तक वर्षा होती है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष में मेघ धारण हो तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में वर्षा होती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष में मेघ धारण हो तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में वर्षा होती है। चैत्र मास में वर्षा का ज्ञान। चैत्र मास प्रतिपदा को संडे हो तो उस वर्ष सामान्य वर्षा होगी। चैत्र मास प्रतिपदा को मंडे हो, सोमवार हो तो उस वर्ष घनघोर वर्षा होगी। चैत्र मास प्रतिपदा को मंगलवार हो तो उस वर्ष बहुत कम वर्षा होगी। चैत्र मास प्रतिपदा को बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार हो तो सामान्य वर्षा होगी। चैत्र मास प्रतिपदा को शनिवार हो तो बहुत ही कम बारिश होगी। बैसाख मास में वर्षा का ज्ञान। आचार्य पराशर ने एक अनोखा प्रयोग भविष्य में जल के प्रमाण को देखने के लिए किया। बैसाख शुक्ल प्रतिपदा को ओम सिद्धि मंत्र से 200 बार अभिमंत्रित कर एक दंड को चिन्ह लगाकर यदि प्रवाहमान नदी में खड़ा कर दें और प्रातःकाल उस चिन्ह को देखें, उस चिन्ह से समान, कम या अधिक हुआ देखकर उसके अनुसार भविष्य की वर्षा का निर्णय किया जाता है। बैसाख मास में। ज्येष्ठ मास में वर्षा ज्ञान। ज्येष्ठ मास में यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में बादल न हो या श्रावण मास में चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में वर्षा हो तो उस वर्ष में उत्तम वर्षा होती है। आषाढ़ मास में वर्षा का ज्ञान। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को यदि पूर्व दिशा की वायु हो तो वर्षा होती है। अग्नि कोण की वायु हो तो बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण दिशा की वायु हो तो कम वर्षा होती है। नैऋत्य कोण की वायु हो तब भी कम वर्षा होती है। पश्चिम दिशा की वायु हो तो अच्छी वर्षा होती है। वायव्य कोण की वायु हो तो आंधी का प्रकोप होता है। उत्तर दिशा और ईशान कोण की वायु हो तो सामान्य वर्षा होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को वर्षा हो तो उस वर्ष यथा समय वर्षा होती है। श्रावण मास का वर्षा ज्ञान। श्रावण मास में रोहिणी नक्षत्र में वर्षा हो तो यह वर्षा देवोत्थान एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। श्रावण मास में रोहिणी नक्षत्र में वर्षा न हो तो कृषि कार्य व्यर्थ हो जाता है और उस वर्ष बहुत कम वर्षा होती है। मेघों का गर्भ धारण। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों ने मेघों के गर्भ धारण के अनुसार उस वर्ष वृष्टि की स्थिति का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। इसी प्रकार विभिन्न नक्षत्रों के द्वारा भी वृष्टि का ज्ञान आचार्यों ने किया है। यदि सभी ऋतुओं में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा और रोहिणी इन 5 नक्षत्रों में गर्भ धारण हो तो उस वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। शतभिषा, अश्लेषा, आर्द्रा, स्वाति और मघा नक्षत्र में यदि मेघों द्वारा गर्भ धारण हो तो वर्षा बहुत दिन तक चलती है। यदि इन नक्षत्रों में मेघों के गर्भ धारण प्राकृतिक उत्पातों से ग्रसित हो अर्थात दिव्य अंतरिक्ष या भौम उत्पादों से ग्रसित हो तो वर्षा नहीं होती। सदो वृष्टि लक्षण। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा विभिन्न विधियों से वर्षा का ज्ञान करने का मार्ग आचार्यों ने बतलाया है, किंतु फिर भी कई बार निर्धारित अवधि से पहले या बाद में वर्षा हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने उस समय की ग्रह स्थिति का अवलोकन सदो वृष्टि लक्षण के अनुसार करने का निर्देश दिया है।
सदो वृष्टि में उन तथ्यों का विचार किया जाता है जिनका प्रभाव तत्काल पड़ता है। संहिता ग्रंथों में पशु पक्षी, मनुष्य की चेष्टाओं, सूर्य चंद्र की गति और स्पर्श, ग्रहों के योग आदि से नाना प्रकार से सदो वृष्टि का ज्ञान करना बतलाया गया है। जैसे यदि बिना कारण चींटियां अपने अंडों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, जैसे सर्प वृक्ष पर चढ़े या गौएं बिना कारण उछले, तो यह शीघ्र वर्षा का संकेत है। यदि रात में मेघ का गर्जन हो, दिन में रक्त के समान दंडाकार बिजली दिखे तथा पूर्व दिशा की शीतल वायु चले, तो शीघ्र वर्षा होती है। यदि सूर्य से मंद गति ग्रह आगे और शीघ्र गति ग्रह पीछे हो, तो पृथ्वी पर बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार सदो वृष्टि को जानने के लिए विभिन्न योग तथा पशु पक्षियों की चेष्टाओं का वर्णन संहिता ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिनका आश्रय लेकर वर्षा का पूर्व अनुमान अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। धन्यवाद।